हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल टॉपर्स फैक्ट्री में। और आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं हमारे अध्याय विद्युत रसायन को। तो जैसा कि बच्चों अब तक हमने इसके पहले वाले वीडियो में समझा था कि कैसे हम अलग अलग विद्युत अपघट्य के विलयनों का विद्युत अपघटन कराते हैं, तो कैथोड और एनोड में हमें कौन कौन से पदार्थ प्राप्त होते हैं। तो चलिए, अभी तक हमने देखा क्या प्राप्त होगा, विद्युत अपघटन कराने पर कैथोड में क्या प्राप्त होगा और एनोड में क्या प्राप्त होगा। अब हम बात करेंगे बच्चों इसकी मात्रा की, यानी कि कितना प्राप्त होगा और कितनी मात्रा प्राप्त होगी, इसे हम फैराडे के नियम से भी समझते हैं। तो देखिए, कई बार होता क्या है, आप लोगों को टीचर्स डायरेक्ट फैराडे का नियम बता देते हैं और बाद में उसका फॉर्मूला बता देते हैं। तो देखिए, हम लोग क्या करेंगे, पहले समझेंगे कि ये फैराडे का नियम आया कहाँ से, आखिर ये मात्रा की गणना में क्या क्या कैलकुलेशन इन्वॉल्व होती, ये हम समझेंगे। तो सबसे पहले बच्चों, इसे समझने के लिए मैं बात करूंगा एक इलेक्ट्रॉन के आवेश की। क्या आप मुझे बताएंगे एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? ज़्यादातर लोगों को पता होगा, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 गुणित 10 की घात ऋण 19 कूलम होता है ना, जानते हैं आप भी। अब मुझे बताइए आप कि एक मोल, कितने इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, एक मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होगा, एक मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है इतना, 2 इलेक्ट्रॉन का करना है तो 2 का गुणा करना पड़ेगा, 3 का निकालना है 3 का गुणा करना पड़ेगा, 4 का निकालना है तो 4 का गुणा करना पड़ेगा, और 1 मोल का निकालना है बच्चों तो हमें इसमें एवोगैड्रो संख्या का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एवोगैड्रो संख्या के बराबर, जो कि कितने होते हैं 6.02 गुणित 10 की घात 23। इतने कूलम आवेश होगा, कितने, एक मोल इलेक्ट्रॉन आवेश पर, ठीक है ना। तो अगर इसका हम गुणा करते हैं तो हमें प्राप्त होता है लगभग 96,500 कूलम। लगभग कितना प्राप्त होता है बच्चों, 96,500 कूलम। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 96,500 कूलम। वैसे देखें तो ये एग्जैक्ट इतना नहीं आता, ये लगभग आता है 96,480, लेकिन इसे हम राउंड फिगर में लेने के लिए 96,500 कूलम ले लेते हैं, ठीक है ना। और इसे बोला जाता है क्या बच्चों, एक फैराडे। क्या बोला जाता है, एक फैराडे। तो चलिए, एक जो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर निकल करके आती है, क्या, एक मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश तो कितना होता है बच्चों, 96,500 कूलम, या जैसे हम बोल सकते हैं एक फैराडे। आती बात समझ में? तो ये आपको अब बहुत अच्छे से याद करना होगा। ये अगर आप याद कर लेंगे तभी आप आगे की कैलकुलेशन को समझ पाएंगे, ठीक है ना। चलिए, अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर मैं किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करता हूँ तो कैथोड में कितनी मात्रा बनेगी और एनोड में कितनी मात्रा बनेगी। उसके लिए बच्चों हम इस तरह से चलते हैं। देखिए, मान लीजिए मैं बोलता हूँ Na+ से आपको सोडियम बनाना है। कभी कैथोड में Na+ गया और वो एक इलेक्ट्रॉन लेगा और किस में बदल जाएगा बच्चों, सोडियम में बदल जाएगा, ठीक है ना। तो अब यह अभिक्रिया देख करके क्या आप मुझे बता सकते हैं कि 1 मोल Na+ को 1 मोल सोडियम में बदलने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी? जी हाँ, जैसा कि आप लोग इसके पहले जब मोल कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर स्टोइकियोमेट्री समीकरण में सीखते हैं कि यहाँ जो सामने संख्या होती है वो मोल को बताती है। सामने कुछ नहीं है मतलब ये 1 मोल है, यहाँ भी सामने कुछ नहीं मतलब ये भी 1 मोल है, और यहाँ भी सामने कुछ नहीं मतलब 1 मोल है। संतुलित करते समय हम किसी भी पदार्थ के सामने जो संख्या लिखते हैं, किसी भी यौगिक या तत्व के सामने जो संख्या लिखते हैं वह उसके मोल को प्रदर्शित करती है, आप जानते। तो देखिए, यहाँ पर 1 मोल Na+ को 1 मोल सोडियम में बदलने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, 1 मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। बोलिए, आती बात समझ में? कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। मतलब कितने आवेश की आवश्यकता है, आप बता सकते हैं क्या मुझे,
96,500 कूलम आवेश की आवश्यकता है। क्यों? एक मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना ही होता है। तो 96,500 कूलम लिख दें, या इसे हम चाहें तो 1 फैराडे लिख सकते हैं। यानी कि अगर मुझे 1 मोल Na+ को 1 मोल सोडियम में बदलना है तो 1 फैराडे चार्ज की आवेश की आवश्यकता होगी। मान लीजिए अब यहाँ पर मैं लेता हूँ Mg2+। अब ये क्या करेगा बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और किस में बदल जाएगा, Mg में बदल जाएगा। ठीक है ना। अब आप बताइए कि यहाँ पर आपको कितने आवेश की आवश्यकता होगी। तो देखिए सामने अब लग चुका है 2, यानी 2 मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 2 मोल। देखिए 1 मोल Mg2+ को 1 मोल Mg में परिवर्तित करने के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। मतलब कितने आवेश की आवश्यकता है बच्चों, 2 फैराडे आवेश की आवश्यकता होगी। चलिए अगर मैं Al3+ का उदाहरण ले लूँ तो क्या होगा, ये लेगा 3 इलेक्ट्रॉन और बनाएगा एल्यूमिनियम। अब अगर मैं बोलूँ मुझे 1 मोल Al3+ को 1 मोल एल्यूमिनियम में परिवर्तित करना है तो कितने आवेश की आवश्यकता होगी, यहाँ पर 3 फैराडे आवेश की आवश्यकता होगी। आती बात समझ में? बहुत आसान है। जितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है उतने ही फैराडे आवेश की आवश्यकता होगी, क्योंकि 1 मोल में 1 फैराडे, 2 मोल लगेगा तो 2 फैराडे, 3 मोल लगेगा तो 3 फैराडे। इस तरह से हम इसे समझ सकते हैं। तो चलिए इसे लिखिए, फिर हम आगे समझते हैं, कुछ और बातें करते हैं। तो देखिए अभी हमने जैसा, चलिए एल्यूमिनियम का उदाहरण से बता देता हूँ मैं, या कोई दूसरा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए Cu2+ है। ठीक है, Cu2+ क्या करेगा, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और कॉपर में बदलेगा। अब सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि 1 मोल Cu2+ को 1 मोल कॉपर में बदलने के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी। तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं कि सर 2 फैराडे आवेश की आवश्यकता होगी ना। चलिए अब क्या होता है, 2 फैराडे आवेश की आवश्यकता है कब, जब मुझे 1 मोल कॉपर बनाना है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा कुछ काम कर रहा हूँ। क्या मैं बोल रहा हूँ, 2 फैराडे धारा प्रवाहित करने पर कितना कॉपर एकत्रित होता है। यहाँ पर जो कॉपर एकत्रित होता है बच्चों, वो 1 मोल कॉपर। 1 मोल मतलब अगर मैं इसका द्रव्यमान पूछूं तो कितना होगा, 1 मोल कॉपर का द्रव्यमान उसके मूलर द्रव्यमान के बराबर होगा। यानी कि कॉपर का मूलर द्रव्यमान होता है 63.5 ग्राम। आती बात समझ में? क्या कर रहा हूँ मैं, 2 फैराडे धारा प्रवाहित करने पर मुझे 63.5 ग्राम कॉपर प्राप्त होगा। चलिए अब मैं आपसे जानना चाहूँ कि भैया बताइए 1 फैराडे धारा प्रवाहित करने पर कितना कॉपर एकत्रित होगा। बता सकते हैं क्या आप? हमने जबकि ज़माना बचपन से ही सीखा है। 2 फैराडे में इतना हो रहा है तो 1 फैराडे में इसका आधा हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा बच्चों, 63.5/2 ग्राम। आती बात समझ में? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। अब चलिए कुछ और बताता हूँ मैं, पहले इस जगह को भी हम साफ कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से हमने अभी तक क्या समझा कि कॉपर अगर मुझे एकत्रित करना है तो मुझे क्या करना होगा, उसके लिए मुझे यहाँ पर 1 फैराडे धारा प्रवाहित करने पर कितना कॉपर मिलेगा, 63.5/2 ग्राम कॉपर मिलेगा। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर कॉपर का तुल्यांकी भार कितना होगा बच्चों। कॉपर का तुल्यांकी भार कितना होगा, क्या आप मुझे बता सकते हैं? 11वीं में रेडॉक्स अभिक्रियाओं में एवं 12वीं के अध्याय विलयन में समझा है कि हम तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं। देखिए तुल्यांकी भार का सूत्र होता है बच्चों यहाँ पर क्या, अणुभार या मूलर द्रव्यमान भी कहते हैं, जैसे हम अणुभार बटे n फैक्टर। क्या पढ़ा है हमने, अणुभार बटे n फैक्टर। इसे n फैक्टर को हम संयोजकता गुणांक भी कहते हैं, तो इसलिए अणुभार बटे संयोजकता गुणांक भी हो सकता है। तो देखिए कॉपर का तुल्यांकी भार निकालना है, इसका अणुभार कितना होता है हम जानते हैं
63.5 ग्राम। इसे हम मूलर द्रव्यमान भी कह सकते हैं, ग्राम में लिख रहे हैं तो 63.5 ग्राम बटे एन फैक्टर या संयोजकता गुणांक। यहाँ पर कॉपर का एन फैक्टर कितना होगा बच्चों? तो यहाँ पर जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है ये 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर रहा है तो इसका एन फैक्टर 2 होगा, ठीक है ना। तो ये कितना होगा? इतने ग्राम होगा। आती बात समझ में? यानी मैं बोल सकता हूँ कॉपर का तुल्यांकी भार इतना है। अरे ये क्या मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर मैं 1 फैराडे धारा प्रवाहित कर रहा हूँ तो उतना ही भार एकत्रित होता है जितना तुल्यांकी भार होता है। यानी एक बात यहाँ से ये निकल कर के आती है बच्चों कि 1 फैराडे धारा प्रवाहित करने पर कितना तुल्यांकी भार के बराबर द्रव्यमान एकत्रित होता है, बराबर द्रव्यमान एकत्रित होता है, ठीक है ना। तो ये बात अब आप लोगों को ध्यान में रखना है। देखिए इससे 2-3 पॉइंट निकल के आएंगे जो ये मैं सिखा रहा हूँ आपको, वो आपको हर हाल में याद रखना पड़ेगा। एकत्रित होता है तो ये बात नंबर 1 कि भैया जब जब मैं किसी भी विद्युत अपघट्य के विलयन में 1 फैराडे धारा प्रवाहित करूँगा तो कैथोड में कितना उसके तुल्यांकी भार के बराबर द्रव्यमान एकत्रित होगा। एनोड में भी जो भी एकत्रित हो रहा है वह उसके तुल्यांकी भार के बराबर एकत्रित होगा। चलिए अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया बताइए ग्राम तुल्यांकों की संख्या कैसे निकालते हैं, तो ये भी आपने नॉर्मलता पढ़ते समय सीखा ही है। ग्राम तुल्यांकों की संख्या अगर आपने ये अच्छे से नहीं पढ़ा है तो एक बार आप लोग रेडॉक्स अभिक्रियाओं वाला अध्याय एक बार रिवाइज कर लीजिए ताकि ये सब आपको अच्छे से फॉर्मूले पता चल जाए। तो ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर क्या होता है बच्चों? ये होता है दिया हुआ भार बटे तुल्यांकी भार। क्या होता है? दिया हुआ भार बटे तुल्यांकी भार। जैसे कि हम मोलों की संख्या निकालते हैं, मोल कैसे निकालते हैं? दिया हुआ भार बटे अणु भार। वैसे ही ग्राम तुल्यांकों की संख्या होती है दिया हुआ भार बटे तुल्यांकी भार। अब आप बताइए कि कितना भार एकत्रित हो रहा है 1 फैराडे धारा प्रवाहित करने पर? 63.5 बटे 2। यानी भार यहाँ कितना हो गया बच्चों? 63.5 बटे 2। और तुल्यांकी भार कितना आ रहा है? ये भी इतना ही आ रहा है। यानी कितना? 63.5 बटे 2। यानी मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ तो यहाँ ग्राम तुल्यांकों की संख्या कितनी आ जाएगी? 1 ग्राम तुल्यांक। तो इस तरह से बात नंबर 2 जो निकल कर के आती है, पहली बात क्या थी? 1 फैराडे धारा प्रवाहित करने पर तुल्यांकी भार के बराबर द्रव्यमान एकत्रित होता है। अब दूसरा पॉइंट यहाँ आता है कि 1 फैराडे धारा प्रवाहित करने पर कितना ग्राम तुल्यांक एकत्रित होता है? 1 ग्राम तुल्यांक एकत्रित होता है। 1 फैराडे धारा प्रवाहित करने पर क्या होता है बच्चों? 1 ग्राम तुल्यांक एकत्रित होता है। ये बात नंबर 2 है जो आपको याद करना है, ठीक है ना। अगर ये छोटी छोटी चीज़ें आप याद कर सकेंगे ना तो आपको JEE नीट या एडवांस और मेंस हर लेवल की प्रॉब्लम आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। और ये नहीं पता रहेगा तो आप बोर्ड की प्रॉब्लम को भी आसानी से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो देखिए 1 फैराडे धारा प्रवाहित करने पर तुल्यांकी भार के बराबर द्रव्यमान एकत्रित होता है। 1 फैराडे धारा प्रवाहित करने पर 1 ग्राम तुल्यांक एकत्रित होता है। 2 बातें मैंने आपको सिखाया। चलिए फिर इसे आप नोट करिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं बात नंबर 3। बात नंबर 3 क्या है बच्चों? ये बताइए अगर मैं 1 फैराडे धारा प्रवाहित कर रहा हूँ तो कितने कैथोड में जो भी एकत्रित हो रहा है वो 1 ग्राम तुल्यांक हो रहा है और एनोड में भी जो एकत्रित हो रहा है वो 1 ग्राम तुल्यांक हो रहा है। यानी कि कैथोड में एकत्रित होने वाले ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर एनोड में एकत्रित होने वाले ग्राम तुल्यांकों की संख्या। बहुत आसान है ये और ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। क्या बोल रहा हूँ बच्चों मैं? कैथोड में एकत्रित होने वाले
एकत्रित होने वाले ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या किसके बराबर होती बच्चों? एनोड में एकत्रित होने वाले, एनोड में अब एकत्रित होने वाले लिख सकते हैं या कैथोड में अपचयित होने वाले। आप यहाँ पर एकत्रित की जगह अपचयित भी लिख सकते हैं क्योंकि कैथोड में अपचयन होता है, ठीक है ना। तो कैथोड में एकत्रित होने वाले या अपचयित होने वाले ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर एनोड में एकत्रित या जिसे हम क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीकृत होने वाले, क्योंकि यहाँ ऑक्सीकरण होता है। तो ऑक्सीकृत होने वाले ग्राम तुल्यांकों की संख्या। तो देखिए बच्चों, तीन बातें मैंने आपको यहाँ पर बताया। ये तीन बातें हमारे लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाली। फिर से एक बार समझते हैं। बात नंबर 1 क्या थी? एक फैराडे धारा प्रवाहित करने पर कितना भार एकत्रित होगा? तुल्यांकी भार के बराबर द्रव्यमान एकत्रित होगा। बात नंबर 2, एक फैराडे धारा प्रवाहित करने पर 1 ग्राम तुल्यांक एकत्रित होता है। अब ग्राम तुल्यांकों की संख्या हम लोग समझ चुके हैं क्या होती। फिर कैथोड में एकत्रित होने वाले ग्राम तुल्यांकों की संख्या या कैथोड में अपचयित होने वाले ग्राम तुल्यांकों की संख्या एनोड में एकत्रित या ऑक्सीकृत होने वाले ग्राम तुल्यांकों की संख्या के बराबर होती है। तो ये 3 मंत्र मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ, जो आप लोगों को याद रखना है। नोट्स में इसको तीनों को अलग से एक साथ लिख लें और इनको याद कर लें। अगर इतना काम आप कर लोगे तो मैं यकीन मानिए फैराडे के नियम से रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल हो, चाहे कोई भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो चलिए इसे नोट करिए। फिर इसको एक काम करते हैं, हम 1-2 उदाहरण और इससे रिलेटेड समझ लेते हैं कि सर आखिर कॉपर के लिए तो बताया, लेकिन कोई और भी उदाहरण है क्या? है। इसके हम लाखों उदाहरण बता सकते हैं। तो फिलहाल मैं 1-2 उदाहरण और इसके आपको बताता हूँ। चलिए देखते हैं। जैसे हम इसे समझ सकते हैं एल्यूमिनियम के लिए। हम जानते हैं एल्यूमिनियम अगर Al3+ 3 इलेक्ट्रॉन लेता है तो वो क्या बनाता है बच्चों? Al बनाता है। चलिए अब मुझे आप ये बताइए कि अगर मुझे 1 मोल एल्यूमिनियम बनाना है, कितना एल्यूमिनियम बनाना है? 1 मोल एल्यूमिनियम बनाना है, तो कितने मोल इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी? 3 मोल इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी। ये हम शुरू से पढ़ना है। तो 1 मोल एल्यूमिनियम के लिए 3 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब कितना आवेश चाहिए? 3 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश चाहिए, यानी कि 3 फैराडे आवेश चाहिए। तो मैं क्या बोलूँगा बच्चों यहाँ पर? 3 फैराडे आवेश प्रवाहित करने पर एल्यूमिनियम का कितना भार एकत्रित हो रहा है? हम बोल रहे हैं 3 फैराडे आवेश देने पर 1 मोल एल्यूमिनियम बन रहा है। 1 मोल एल्यूमिनियम मतलब कितना एल्यूमिनियम? उसके मूलर द्रव्यमान के बराबर, यानी कि कितना? एल्यूमिनियम का मूलर द्रव्यमान होता है बच्चों 27 ग्राम। तो 3 फैराडे आवेश प्रवाहित करने पर कितना एल्यूमिनियम एकत्रित होता है? 27 ग्राम। चलिए अब 1 फैराडे आवेश प्रवाहित करने पर कितना द्रव्यमान एकत्रित होगा? प्रवाहित करने पर कितना द्रव्यमान एकत्रित होगा, क्या आप बता सकते हैं? हम जबकि जमा रहे हैं 3 फैराडे में 27 ग्राम, 1 फैराडे में 27/3 ग्राम, है ना, जो कि कितना हो जाएगा बच्चों? 9 ग्राम। ये आ गया कि 1 फैराडे आवेश प्रवाहित करने पर 9 ग्राम एल्यूमिनियम एकत्रित होगा। चलिए अब देखते हैं एल्यूमिनियम का तुल्यांकी भार। एल्यूमिनियम का तुल्यांकी भार, और तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं बच्चों? हम अभी मैंने बताया अणुभार बटे, ये ऐसे हम मोलर द्रव्यमान भी लिख सकते हैं, अणुभार बटे n फैक्टर या संयोजकता गुणांक। तो कितना हो जाएगा? अणुभार हो गया 27, एल्यूमिनियम का अणुभार 27 होता है, बटे संयोजकता गुणांक। बताइए यहाँ पर संयोजकता गुणांक कितना होगा? 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं, यानी संयोजकता गुणांक होगा बच्चों 3। ठीक है, तो ये कितना होगा? 9 ग्राम। तो देखिए मैंने फिर से प्रूफ कर दिया कि 1 फैराडे धारा प्रवाहित करने पर, आवेश प्रवाहित करने पर 9 ग्राम
एल्यूमिनियम एकत्रित हो रहा था जो कि उसके तुल्यांकी भार के बराबर है। यानी कि फिर से वही बात निकल के आती है, 1 फैराडे आवेश प्रवाहित करने पर कितना तुल्यांकी भार के बराबर द्रव्यमान एकत्रित होता है, चाहे एनोड में हो चाहे कैथोड में हो। ठीक है ना। तो देखिए और भी उदाहरण से मैं जल के ऑक्सीकरण या अपचयन से भी मैं इसको बता सकता हूँ, लेकिन अभी ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा तो इसे नोट कर लीजिए। फिर हम समझते हैं फैराडे के नियम। हो गया। तो चलिए अब हम समझते हैं बच्चों फैराडे के नियम। फैराडे के नियम के बारे में मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि बोर्ड परीक्षा में तो मान करके चलिए इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। आपकी 12वीं की बोर्ड परीक्षा में ये आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और साथ ही साथ इससे JEE और नीट में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। लगभग हर 1-2 साल के अंतर में इससे प्रश्न आते ही रहते हैं। तो चलिए देखते हैं, हम पहले समझते हैं हम क्या, फैराडे का प्रथम नियम। ठीक है ना, हेडिंग डालेंगे हम फैराडे का प्रथम नियम। तो अब बच्चों देखिए इसको समझने का भी हमारा तरीका थोड़ा अलग है। ज़्यादातर क्या करते हैं टीचर्स कि पहले नियम बता देते हैं और फिर उसके बाद फॉर्मूले। हम देखेंगे कि ये नियम आया कैसे, हम उस बात को समझेंगे। तो देखिए सबसे पहले ये बताइए, आपको एक बात तो पता चल चुकी है कि भैया 1 फैराडे कितना, 1 फैराडे धारा प्रवाहित करने पर कितना द्रव्यमान एकत्रित होता है, तुल्यांकी भार के बराबर द्रव्यमान एकत्रित होता है। कितना होता है बच्चों, तुल्यांकी भार के बराबर द्रव्यमान अपचयित होता है या ऑक्सीकृत होता है, तो मैं बोल दूंगा एकत्रित होता है। तुल्यांकी भार के बराबर द्रव्यमान एकत्रित होता है। ये बताइए तुल्यांकी भार के बराबर एकत्रित होता है, ये तो थी बात नंबर 1। दूसरी बात हमने ये भी समझी थी कि 1 ग्राम तुल्यांक के बराबर, यानी कि इसको ऐसा भी बोल सकते हैं 1 ग्राम तुल्यांक एकत्रित होता है। ग्राम तुल्यांकों की संख्या कितनी रहती है यहाँ पर, 1 ग्राम तुल्यांक एकत्रित होता है। ठीक है ना। चलिए अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं। 1 फैराडे मतलब कितना आवेश बच्चों, 1 फैराडे मतलब होता है 96,500 कूलम, 96,500 कूलम। आवेश प्रवाहित करने पर कितना द्रव्यमान एकत्रित होता है, कितना द्रव्यमान एकत्रित होता है या कितने ग्राम तुल्यांक एकत्रित होते हैं, 1 ग्राम तुल्यांक एकत्रित होते हैं या तुल्यांकी भार के बराबर द्रव्यमान एकत्रित होता है। यानी मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ यहाँ पर 96,500 कूलम मतलब 1 फैराडे, 96,500 कूलम आवेश प्रवाहित करने पर कितना तुल्यांकी भार। अब तुल्यांकी भार हम मान लेते हैं E, किसी पदार्थ का तुल्यांकी भार हम कितना मान लेते हैं E, इसे E से प्रदर्शित करते हैं, E ग्राम एकत्रित होता है। ठीक है ना, समझ में आ रही बच्चों बात। E ग्राम, यहाँ E क्या है, उसका तुल्यांकी भार, क्योंकि 1 फैराडे धारा प्रवाहित करने पर तुल्यांकी भार के बराबर द्रव्यमान एकत्रित होता है, यानी कि 96,500, 1 फैराडे और ये एक ही बात है। तो 96,500 कूलम आवेश प्रवाहित करने पर कितना द्रव्यमान एकत्रित होगा, E ग्राम द्रव्यमान एकत्रित होगा। चलिए E यहाँ क्या है, तुल्यांकी भार। अब बताइए आप मुझे, अगर मैं 1 कूलम आवेश प्रवाहित करूं तो कितना द्रव्यमान एकत्रित होगा, बता सकते हैं। 1 गुणित E यानी E बटे 96,500, E बटे 96,500 ग्राम द्रव्यमान एकत्रित होगा। ठीक है ना, कितना द्रव्यमान एकत्रित होगा बच्चों, E बटे 96,500 ग्राम द्रव्यमान एकत्रित होगा। समझ में आ रहा ना, बहुत ध्यान समझिए, बहुत आसान है, बस समझते चलिए, देखते चलिए। 96,500 कूलम आवेश प्रवाहित करने पर E ग्राम द्रव्यमान एकत्रित हो रहा था। 1 कूलम में कितना होगा, E बटे 96,500 ग्राम। तो चलिए बताइए, अगर मैं कुछ Q कूलम आवेश प्रवाहित करता हूँ, कितना आवेश प्रवाहित करता हूँ, Q कूलम। ज़्यादातर हम आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं, तो
तो इसलिए अगर मैं Q कूलम आवेश प्रवाहित करता हूं तो कितना होगा बच्चों द्रव्यमान, EQ बटे 96,500 ग्राम। आ रही बात समझ में? तो चलिए देखते हैं, Q कूलम आवेश प्रवाहित करने पर कितना द्रव्यमान एकत्रित हो रहा है वो। मान लीजिए इस द्रव्यमान को मैं W से प्रदर्शित करता हूँ, द्रव्यमान भार है जिसे अंग्रेजी में हम वेट कहते हैं, W से प्रदर्शित करता हूँ, तो ये एकत्रित द्रव्यमान यानी भार कितना है, EQ बटे 96,500 ग्राम। ठीक है ना, ये एक यहाँ पर हमने फॉर्मूला देखा। आती बात समझ में? यहाँ पर W क्या है बच्चों, एनोड या कैथोड पर यानी कि इलेक्ट्रोड पर एकत्रित द्रव्यमान। क्या है ये, इलेक्ट्रोड पर एकत्रित द्रव्यमान। इलेक्ट्रोड के ऊपर जितना भी द्रव्यमान एकत्रित हो रहा है वो है W। E क्या है बच्चों, यहाँ पर जो भी पदार्थ एकत्रित हो रहा है उसका तुल्यांकी भार। क्या है E यहाँ पर, तुल्यांकी भार। जबकि Q क्या है, यहाँ पर जितना आवेश हम प्रवाहित कर रहे हैं वो है Q, यानी प्रवाहित आवेश की मात्रा। क्या है बच्चों ये, यहाँ पर प्रवाहित आवेश की मात्रा। आ रही बात समझ में? तो इस तरह से हमने देखा, यह W बराबर EQ बटे 96,500 आ गया। चलिए अब इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ और समझते हैं हम क्या हुआ। W बराबर आया हमारा EQ बटे 96,500। अब E आने हैं तुल्यांकी भार, ये E जो है ये तुल्यांकी भार, और ये 96,500 है, ये क्या है बच्चों, एक नियतांक। तो देखिए E है तुल्यांकी भार और 96,500 है एक नियतांक। तुल्यांकी भार भी एक नियतांक ही होता है, किसी भी पदार्थ का किसी अभिक्रिया में तुल्यांकी भार हमेशा नियत होता है, निश्चित होता है। तो ये भी एक नियतांक है और ये भी एक नियतांक है, और दो नियतांकों का अनुपात भी एक नियतांक होता है। तो इसे बच्चों एक नया नियतांक बोल देते हैं हम, जिसे हम Z से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ से क्या बनता है बच्चों, W बराबर ये पूरा हो गया Z और Q बच गया। तो यहाँ से बना बच्चों W बराबर ZQ। आती बात समझ में? और यहाँ पर Z क्या है, एक नियतांक है जिसे हम विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों इसे हम, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। ठीक है ना, तो आपको पता होना चाहिए विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होता है बच्चों, Z, और Z बराबर क्या होता है, E बटे 96,500। ध्यान रखना आप लोग, Z बराबर क्या होता है, E बटे 96,500। आती बात समझ में? और अब यहाँ से हम लोग फैराडे का प्रथम नियम निकालने वाले हैं। कैसे, देखिए ये है एक नियतांक, अगर नियतांक को मैं हटा दूं तो ये जो बराबर का चिन्ह है ये किस में बदल जाएगा बच्चों, समानुपाती में। यानी यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं, W यानी कि क्या, एकत्रित द्रव्यमान किसके समानुपाती होता है, Q के, यानी प्रवाहित आवेश की मात्रा के। और यही है बच्चों क्या, फैराडे का प्रथम नियम। क्या होता है फैराडे का प्रथम नियम, किसी इलेक्ट्रोड पर किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन या गलित अवस्था में विद्युत अपघटन करने पर किसी इलेक्ट्रोड पर एकत्रित द्रव्यमान प्रवाहित किए गए आवेश की मात्रा के समानुपाती होता है। आती बात समझ में? तो चलिए इस स्टेटमेंट को भी मैं लिख देता हूं। थोड़ा सा क्या है, हमारे पास बोर्ड छोटा है, इसीलिए आप लोग फटाफट साथ में ही लिखा करो, ताकि अगली चीज़ लिखने के पहले आपका टॉपिक कवर होते जाए। तो देखिए यहाँ पर फैराडे के प्रथम नियम का जो कथन है बच्चों वो क्या है, किसी विद्युत अपघट्य की गलित अवस्था या कौन सी अवस्था ले सकते हैं, या जलीय विलयन में धारा प्रवाहित करने पर क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रोड में
इलेक्ट्रोड मतलब एनोड या कैथोड कुछ भी ले सकते हैं आप, दोनों इलेक्ट्रोड के लिए ये सत्य है। इलेक्ट्रोड यानी कि एनोड या कैथोड, ठीक है ना। एनोड या कैथोड में एकत्रित पदार्थ की मात्रा किसके समानुपाती होती है बच्चों? प्रवाहित आवेश की मात्रा के समानुपाती होती है। प्रवाहित आवेश की मात्रा के समानुपाती होती है, समानुपाती होती है, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आती है। ये कथन है फैराडे के प्रथम नियम का, ये बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, तो आपको ये कथन लिखना है और साथ में ये कैलकुलेशन पार्ट अभी हमने समझा है। अब लिखना कैसे है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। मतलब जब आपके बोर्ड परीक्षा में आएगा तो पहले तो आप कथन लिखेंगे, फिर आगे की कहानी कैसे लिखेंगे, चलिए वो भी हम देखते हैं। तो देखिए फॉर्मूले तो वैसे मैंने पहले ही आपको बता दिए, लेकिन अब उनको हम यहाँ पर किस तरीके से लिखेंगे वो हम समझना चाह रहे हैं। तो देखिए हमने क्या बोला, W समानुपाती है किसके? Q के। ये फैराडे का प्रथम नियम कहता है। अगर हम इसे बराबर में बदलें तो एक नियतांक लगता है बच्चों जो होता है Z, तो ये हो जाता है W = ZQ, फॉर्मूला नंबर 1। यहाँ पर Z क्या है बच्चों? विद्युत रासायनिक तुल्यांक, ठीक है ना। Z क्या है? विद्युत रासायनिक तुल्यांक, और जिसका मान कितना होता है? E/96,500 होता है, ठीक है ना। तो चलिए W बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? अगर मैं Z का मान रख दूं तो EQ/96,500, ये आ जाएगा क्या हमारा? W। बोलिए फॉर्मूला नंबर 2। पहला ये बना, फिर ये बना। चलिए अब देखते हैं फॉर्मूला नंबर 3। यहाँ पर देखिए Q क्या है वो भी मैंने बता चुका हूँ, हालांकि एक बार और बता दे रहा हूँ। प्रवाहित आवेश की मात्रा, ठीक है ना। ये हो गया क्या? Q। और साथ में E क्या है? उस पदार्थ का, जो पदार्थ एकत्रित हो रहा है उसका तुल्यांकी भार, ठीक है ना। तो ये इतना हमने समझ लिया। अब देखिए हमने पढ़ा है बच्चों, आपने फिजिक्स में पढ़ा है कि धारा क्या होती है। तो धारा होती है बच्चों आवेश प्रवाह की दर, पढ़ा है ना आपने। तो धारा बराबर होता है आवेश प्रवाह की दर, मतलब आवेश बटे समय यानी कि टाइम, ठीक है ना। ये होता है धारा को बच्चों हम I से प्रदर्शित करते हैं, जानते हैं आप ये। और आवेश हम कितना ले रहे हैं? Q, और समय को हम छोटे t से प्रदर्शित करते हैं। अब इससे क्या निकल के आएगा? Q = IT, ये निकल कर के आएगा। तो ये Q का मान हम यहाँ रख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पर? W = E, Q की जगह क्या लिख दें हम? IT/96,500। यानी कि अगर मुझे धारा और समय के बारे में कुछ पूछा जाए, कोई न्यूमेरिकल ऐसा हो जिसमें प्रवाहित धारा की मात्रा या तो दी जाए या ज्ञात करना हो, और समय या तो दिया जाए या ज्ञात करना हो, तो मैं इस सूत्र का उपयोग करूँगा। क्या होगा? W = EIT/96,500। आता है इतना समझ में? चलिए फटाफट नोट करते चलिए, यहाँ पर लिख लीजिएगा। I क्या है? I धारा की मात्रा है, ठीक है ना। और T क्या है बच्चों? यहाँ पर समय। तो ये आपको हर जगह पता होना चाहिए कि किसका मतलब क्या है, नहीं तो क्या होता, न्यूमेरिकल आया, फॉर्मूला तो याद है लेकिन E क्या था, I क्या था, T क्या था, ये हमें पता रखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब आगे बढ़ाते हैं, एक दो फॉर्मूले इससे संबंधित और देख लेते हैं, और फिर ये हमारा फैराडे का प्रथम नियम समाप्त हो जाएगा। फिर हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो बच्चों देखिए क्या आया, W = EIT/96,500। यहाँ तक हम समझ चुके हैं कहानी को, है ना। कितना है ये? 96,500। तो अब बताइए E मतलब क्या है? तुल्यांकी भार। और तुल्यांकी भार का एक और सूत्र होता है मूलर द्रव्यमान बटे n फैक्टर। क्या होता है बच्चों? मूलर द्रव्यमान, या जैसे हम अणु भार भी लिख सकते हैं, बटे n फैक्टर,
ठीक है ना। एन फैक्टर मतलब संयोजकता गुणांक। तो इससे बताइए अगर ये तुल्यांकी भार का ये सूत्र यहाँ पर मैं लिख दूँ तो क्या होगा, चलिए देखते हैं क्या होगा बच्चों। तो देखिए तुल्यांकी भार का एक और सूत्र हमें पता होना चाहिए जो कि क्या होता है, मूलर द्रव्यमान बटे एन फैक्टर। क्या होता है बच्चों, मूलर भार या मूलर द्रव्यमान बटे एन फैक्टर। एन फैक्टर मतलब क्या होता है आप जानते हैं, संयोजकता गुणांक। तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तुल्यांकी भार यानी ई की जगह अगर मैं मूलर भार बटे एन फैक्टर रख दूँ तो क्या होगा, ये हो जाएगा बच्चों W बराबर क्या होगा, ई की जगह हो जाएगा मूलर द्रव्यमान और साथ में होगा आई और साथ में होगा टी बटे एन फैक्टर और नीचे क्या है 96,500 साथ में गुणा में होगा। बोलिए समझ में आता है इतना। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पर भी बोर्ड में थोड़ा सा यहाँ साफ करता हूँ, बाकी के सूत्र तो आप लोग देख ही चुके हैं। तो चलिए क्या होगा बच्चों, यहाँ पर फाइनली ये हो जाएगा दिया हुआ भार यानी एकत्रित भार और ये एन फैक्टर यहाँ गुणा में आएगा, गुणित एन फैक्टर बटे नीचे क्या आएगा बच्चों, मूलर द्रव्यमान। क्या जाएगा, मूलर द्रव्यमान। बस जो फॉर्मूला आने वाला है वो देखिए आप, तो आखिरी में तो आपको फॉर्मूला याद करना है। तो बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, आई टी बटे 96,500। तो इससे देखिए भार बटे मूलर द्रव्यमान या भार बटे अणुभार क्या होता है बच्चों, मोलों की संख्या। तो सीधे हम लिख सकते हैं, अगर मोलों की संख्या कभी पूछ ले तो ये सूत्र आपके लिए ज़्यादा आसान होगा, मोलों की संख्या गुणित एन फैक्टर बराबर आई टी बटे 96,500। ठीक है ना। तो इस तरीके से बच्चों ये एक और सूत्र। तो देखिए हमने फैराडे का प्रथम नियम समझा, उसमें हमने अलग अलग सूत्र देखे। इसके सारे सूत्र आपको याद होने चाहिए। वैसे तो आप लोग बार बार जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड करेंगे तो आपको सूत्र अपने आप याद होते जाएंगे। ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी था, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे। तो चलिए बच्चों हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।